तो हमने सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, कल हमने सेल बायोलॉजी में पूरा हमने डिस्कशन किया कि व्हाट बेसिकली सेल बायोलॉजी इज, साइटोलॉजी क्या है, एंड सेल बायोलॉजी में बेसिकली हमने पूरा जो 1 घंटा था हमने सिर्फ स्टेम सेल पे बात किया। बिकॉज अगर स्टेम सेल आपको नहीं समझेगा तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं समझेगा। मीन्स समझ सकता है, लेकिन अगर आपको डीपली समझना है, बिकॉज सी मैं यहाँ पे डायरेक्ट किसकी बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट 95% प्लस। अगर आपको साइंस में 95% प्लस स्कोर करना है, साइंस 2 में बेसिकली, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्ट वाइज। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस स्टार्ट विद दी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे बताया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन पे, एंड किस तरह से स्टेम सेल्स यूज हो सकता है। ओके, आज हम जो स्टार्ट करने वाले दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। व्हेन यू टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, एज अ नेम सजेस्ट, बायो मतलब क्या, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली, लॉजी मतलब स्टडी होता है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या सर, हम इसमें ये स्टडी करने वाले किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनकॉर्पोरेट करके एंड टेक्नोलॉजी को एसोसिएट करके वी कैन हेल्प द मैनकाइंड। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द, लेट अस सी कौन कौन आ चुके हैं जी। लाइव क्लास का टाइमिंग इवनिंग को बेहतर चलेगा क्योंकि स्कूल 11 से 3 बजे तक होती है, राइट, इसके लिए हमने टाइमिंग भी आपका चेंज किया। हाय हाय हर्षिता, हाय आर्सेनिक, हाय तेजस। ओके ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सो वी नो कि हमने अर्लियर क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी की है। ठीक है, और हमको पता है जो भी आर्टिफिशियल आपके जो जेनेटिक चेंजेस है बेसिकली, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द जेनेटिक चेंजेस। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो बेसिकली जो स्टडी करने वाले, इट इज जेनेटिक्स, हाइब्रिडाइजेशन, देन आपका बहुत सारे साइंसेस की हम बात करेंगे, जैसे साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, देन मॉल बायो, देन आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट कम्स अंडर जेनेटिक्स ओनली। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब आपके बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। इवन आपका फार्मेसी हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर का बात करेंगे, एवरीथिंग इट इज इंक्लूडेड इन दी बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, विटामिन प्रोडक्शन, हम लोग जब अभी हम देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन आया है, ठीक है, आगे जाके इसके मतलब क्योर भी निकलेंगे, मेडिसिन भी निकलेंगे, तो ये सब क्यों पॉसिबल है बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी ना, जैसे अभी ये इनके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट द साइटोलॉजी, मैंने लास्ट कल लेक्चर में बताया कि साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द सेल इन डिटेल। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, नाम से मालूम पड़ता है, इट्स जस्ट लाइक कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इसमें मतलब हमारे बॉडी में यू आर स्टडिंग ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस अंडरगो हो रहे, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, फिर आप कहते हैं मॉल बायो, नाम से मालूम पड़ता है व्हेन यू स्टडी बायोलॉजी एट द मॉलिकुलर लेवल, मतलब सेल के बारे में आप स्टडी करो मॉलिकुलर लेवल। जिस तरह से यू हैव केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री में हम किस में स्टडी करते हैं, एटम के बेस पे स्टडी करते हैं, तो वो उतना लेवल में आ गया, मॉलिकुलर लेवल पे आ गए। तो इन बायोलॉजी जब आप मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हो उसको होते हैं मॉल बायो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम लोग आज देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या हो रहा है, अभी हम जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं। पहले जो काउस होते थे, राइट, पहले जो काउस होते थे वो 6 to 7 लीटर्स मिल्क देते थे दिन में, आज 10 से 12 दे रहे। कैसे, बोला क्या, प्लीज दे दो, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, वी हैव डन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया है, हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स को क्या क्या ब्रेड किया है इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड वैरायटीज। तो ये किसके अंदर आया, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आया। 1947 में, ठीक है, जब इंडिया का पॉपुलेशन इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 करोड़, जस्ट इमेजिन 35 करोड़ की जनसंख्या, एंड हमारे पास खाने को नहीं था, राइट, क्योंकि इतने डिजास्टर थे एंड उस टाइम में पार्टीशन हुआ था, वी वर अ टोटली मेस। ठीक है, 35 करोड़ के लोगों को आज हम लोग खाना नहीं दे पा रहे थे। बट जैसे बायोटेक्नोलॉजी हुआ, हमने अपने 9th में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हिस्ट्री का था, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब आया जिससे हमारी फूड ग्रेन्स की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स निखर के आई है ना।
तो बाद में वाइट रेवोल्यूशन हुआ, तो फिर आज हम देखते कि हर जगह पे आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है इतना बूस्ट हो गया, इंडिया अभी टॉप कंट्रीज में आता है मिल्क में। तो ये सब क्यों हो पाया? इट वॉज जस्ट पॉसिबल ड्यू टू दी बायो टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे 35 करोड़ को हम खाना खिला नहीं पा रहे थे। आज हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ से, हम बोलते हैं 140 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि अभी 140 करोड़ में, सॉरी 140 करोड़ में सबको आपको मिल रहा है, राइट? 140 करोड़ में आपको हर एक जन को हम खाना दे पा रहे हैं। लेकिन इंडिया आज एक ऐसा कंट्री है जो ऑलमोस्ट 21 to 22 कंट्रीज को क्या करता है, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है। और हमारी खुद की जनसंख्या 140 करोड़ से। एंड ऐसा नहीं बोलूँगा खाने की कमी है, फूड ग्रेन्स की कमी है, फूड ग्रेन्स है, बट देयर इज जस्ट एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत जन के पास कुछ ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो जस्ट इमेजिन 35 करोड़ आज है 140 करोड़, फूड ग्रेन्स में हम सफिशिएंट हो गए, लाइफस्टाइल में हम अपग्रेड कर पाए। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत इसको हम क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? सो जब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, गुड आफ्टरनून रोशनी, ठीक है, गुड आफ्टरनून रविंद्र, एवरीवन, ओके। सो जब बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की तो ये कौन से एरियाज पे फोकस करता है? सबसे पहला मैं डायरेक्ट अगर यहां पे लिखूं तो माइक्रोब्स, उसके बाद देखूंगा तो आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, देन हम देखेंगे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स पे जब हम डील करते हैं, लाइक डीएनए प्रोटीन्स, ठीक है, डीएनए प्रोटीन्स हो गया। बाद में फिर फोर्थ में प्लांट्स, एनिमल्स, फिफ्थ में आते आपका टिश्यू कल्चर। इन सब को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन एरियाज। ये 5 मेन एरिया है जिसमें आप देख सकते हो कि मिल्क, जैसे मैंने बताया माइक्रोब्स का। अब मुझे बताओ, माइक्रोब्स आपके हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द प्रोबायोटिक्स। किसको पता है प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने नॉर्मली देखा रहेगा ना कि जब हमारा पेट खराब होता है ना, और हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी आज मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी क्या बोलती है, दही चावल खा लो, छाछ पी लो, एंड वी फील बेटर। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स द गुड माइक्रोब्स, है ना, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। तो उसी तरह से हमने अपने लोअर स्टैंड में पढ़ा था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ऐसे जो यूजफुल माइक्रोब्स है ना, इनकी यूटिलिटी को बढ़ाओ अपने इसमें। तो आज हम देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, योगर्ट और दही में फ़र्क क्या है? स्पेलिंग मत बोलना, ठीक है? योगर्ट और दही में फ़र्क क्या है? सीधी बात हम देखेंगे तो योगर्ट में क्या होता है, फ्लेवर होता है, यू कैन गेट द फ्लेवर्स, ब्लूबेरी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी मिलेगा, ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे। बट दही में आप जाओगे और बोलोगे कि भैया दही देना जरा, और वो बोलेगा कि ठीक है, यार इसमें कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है, तो आपको भर देगा वो, है ना, क्योंकि कर्ड आपका नेचुरल फ्लेवर रहता है। योगर्ट इज ऑल्सो बेसिकली कर्ड ओनली, बट वो थोड़ा सा बोलते हैं ना हार्ड वाला लेवल, और कुछ नहीं, मतलब फ्लेवर्स में आता है। तो ये सब का फिर अल्कोहल प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स को यूज करना स्टार्ट किया गया हमने। सेकंड में हम देखेंगे, अभी मैंने बोला एंटीबायोटिक और वैक्सीन। आज हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, ये कहां से आए बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी से, है ना। आपका पूरा जो मेडिसिन आता है बायोटेक्नोलॉजी, नाम से मालूम पड़ता है, क्योंकि यू आर एसोसिएटिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपकी लाइफ बेटर क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आपका हमने बात किया यूज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, है ना। जब हम इसकी बात करेंगे तो डीएनए और प्रोटीन्स। अब मुझे बताओ, आज ऐसे ऐसे क्रॉप्स है जिनका प्रोटीन वैल्यू क्या हो गया है, हमने बढ़ा दिया है। हम आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में आपको मालूम पड़ेगा। प्रोटीन वैल्यू हमने बढ़ाए, किसके हेल्प से? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। आज हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग के पास इतनी ज़्यादा सहूलियत है कि हम बोल सकते हैं कि अगर कोई क्रॉप है उसके डीएनए के अंदर हमको चेंजेस करना है ना, तो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द जेनेटिक्स। हम लोग मॉल बायो के लेवल पे हम डील करते हैं, समझ रहे हो। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सब चीजें आती है। उसके बाद देखेंगे, देखो दिया आपका फोर्थ पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन। आप जीन मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर समझो कोई एक काव है, हमने देखा है कि अपना खिल्लारी, है ना, ऐसे डिफरेंट आपके महाराष्ट्र लेवल के काउस होते हैं, वो 6 to 7 लीटर्स ऑफ मिल्क देते हैं। वही हम लोग देखेंगे जो जर्सी ब्रीड के काउ रहते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल के। तो उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। तो आने वाला जो ब्रीड रहेगा, इट वुड बी हैविंग डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो ऑब्वियसली 10 से 12 लीटर क्या देगा, मिल्क देगा।
वैसे वुल्स की बात करें, शिप्स जो होते है ना, जिनमें हमने क्या किया अभी इंटरब्रीडिंग करके वुल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। पोल्ट्री फार्मिंग में देखेंगे, अपना मीट में देखेंगे, ये सब का लेवल हमने कैसे बढ़ाया, बाय डूइंग द इंटरब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करके। अभी हम सबको क्रॉस ब्रीडिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और हम पढ़ने क्या वाले। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद प्लांट्स का प्रोडक्शन देखेंगे। पहले अब खुद देखो, पहले आपका जो वेजिटेबल्स होते थे राइट, उनको स्टोर कर पाते थे कि हम लोग नहीं कर पाते थे। आज हम स्टोर कर पाते, क्यों, वो जल्दी खराब क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको याद रहेगा, मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आप देखोगे पोटैटो, ठीक है, और अनियंस पहले के टाइम पे रखते थे ना, खराब हो जाता था, अभी नहीं खराब होता है। अगर आपको याद रहेगा तो पहले पोटैटो में ना कभी देखा रहेगा व्हाइट व्हाइट कलर का आपके स्पॉट्स रहते, राइट। वो क्या है कि वो आपके बर्ड्स होते हैं, अगर वो पोटैटो रहा ना कुछ टाइम तक वो खराब हो जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम ये पोटैटोस और ऑनियंस को गैमा रेडिएशन देते। तो जो भी बर्ड्स रहेंगे, बर्ड्स मतलब क्या, अभी ये एक छोटा पोटैटो है तो इस पोटैटो पे क्या आएगा आपका, एक थोड़ा सा आउटग्रोथ रहेगा, क्या रहेगा, आउटग्रोथ। तो ये आउटग्रोथ को क्या करेगा, गैमा रेडिएशन से हम क्या करेंगे, किल करते। तो पोटैटो आप भी देखो, अगर हमने अच्छा खासा स्टोर किया रहेगा ना 2-3 किलो, तो आराम से टिकता है वो, डिपेंडिंग अपॉन यूज, और खराब भी नहीं होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी, हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो गई, कितनी ईजियर हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके बेसिक लेवल पे पढ़ा है। तो अगर हम बेसिक लेवल पे पढ़ते ना, बेसिक मतलब क्या, सबसे मॉलिक्यूलर लेवल पे वी अंडरस्टैंड, अच्छा ये जीन इसके लिए काम करता है, ये जीन इसके लिए काम करता है, ये पर्टिकुलर प्लांट में ये प्रोटीन ठीक से काम क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज इसका जीन ये इनइफेक्टिव है। अगर इस जीन को मैं इफेक्टिव बना दूं तो मेरा प्रोटीन इफेक्टिव हो जाएगा, मेरे प्लांट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मेरा न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। सर आपने पीछे का लेसन हो गया टीचिंग करके, ओके ओके, हाँ राइट, लैक्टोबैसिला, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर, ठीक है, चलो सबका मतलब ध्यान है, वेरी गुड। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, हाइब्रिड सीड्स। आज जो फार्मर्स है राइट, उन फार्मर्स को हम लोग क्या करते हैं, वी गिव द हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स को ना हम लोग ना ये बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। याद रखना, बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब क्या होता है, अभी आपके जो राइस रहेंगे, बाद में व्हीट रहेंगे, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के आपके पास सीड्स होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं। इनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके जेनेटिक लेवल में चेंजेस हुए हैं। किसमें हुए हैं, जेनेटिक लेवल में चेंजेस हुए, दे हैव द जेनेटिक लेवल चेंजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो यील्ड है, यील्ड मतलब क्या, अमाउंट, आउटपुट ज्यादा होता है। आउटपुट क्या बच्चों मिलता है, हमको ज्यादा मिलता है, समझो। और खाली आउटपुट ज्यादा नहीं मिलता है बच्चों, वो क्लाइमेट से भी क्या कर सकता है, लड़ सकता है। सो दे आर रेजिस्टेंट, सो दे आर रेजिस्टेंट टू द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। कितना अच्छा है ना। आज हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1947 में 35 करोड़ की हमारी जनसंख्या थी, तभी लोग कितने कम, आज 100 करोड़ बढ़ गया, आज जनसंख्या बढ़ गई है राइट। आज हमारा फील्ड लिमिटेड हो गए, लेकिन हमारा आउटपुट देखो कितना ज्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो बच्चों समझा इतना आपको, एवरीवन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से भी ये लोग क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, पक्का इतना समझा। ओके, अभी दिख रहा है बोर्ड, अभी दिख रहा है बोर्ड। वैभवी, थैंक यू। छाया, यहां पे क्या चले, विच वन इज बेस्ट, साइंस 1 और साइंस 2। डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको साइंस 1 पसंद है तो आपको साइंस 1 अच्छा लगेगा, और साइंस 2 पसंद है तो साइंस 2 अच्छा लगेगा, है ना। ओके ठीक है, तो क्लियर है वैभवी, दिखा आपको। ओके सुदर्शन, ठीक है। तो छाया आपकी मम्मी का नाम रहेगा, राइट। यस यस, अंडरस्टूड, यस, बोथ द सब्जेक्ट, शाबाश, ठीक है। मैं भी आऊँ बीच में ना, बिकॉज मुझे पढ़ाना है बच्चों, है ना। मैं पढ़ा के थोड़ा सा साइड आ जाऊंगा ताकि आप देख लो, ठीक है। ओके, यस यस यस, द वियर्डोस, ओके, आप लोगों ने देख लिया मतलब। ओके
ठीक है ठीक है, हम करेंगे रिवीजन। ओके, अभी बेनिफिट्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। बेनिफिट्स अभी तो ये हो गया, ओवरव्यू हो गया। तो हमेशा याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी आप जब मॉल लेवल पे डील करते हुए विद द बायोलॉजी, देन ये जेनेटिक्स में आता है। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये इसके मेन फीचर्स है। अब हमको देखना है बेनिफिट, सर फायदा क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। अभी तक तो आपको पता चल गया रहेगा कि फायदा ही फायदा है बायोटेक्नोलॉजी, बट हम अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो बायोटेक्नोलॉजी पे आएगा ही आएगा बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट हम देखेंगे, मैं लिखता हूं यहां पे, सबसे पहला क्या है बच्चों, हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया यील्ड, यील्ड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, किसका, फूड ग्रेन्स का, है ना, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। डिजीज कंट्रोल, अभी डिजीज कंट्रोल कैसा होगा, पहले के टाइम क्या होता था कि फार्मर्स, जस्ट इमेजिन करो ये कि अभी आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं, क्या हम लोग अपने घर का सारा पैसा बाहर रख के सो सकते, हमारे घर में जितने भी हमारे पैसे हैं, हमने जो इनकम है, हमारा वेल्थ है, हम घर के बाहर रख के हम आराम से सो सकते हैं क्या, नहीं बच्चों। बट एक फार्मर का हालत क्या होता है, उसका पूरा वेल्थ, उसकी पूरी आमदनी, उसके पूरे क्रॉप्स वो बाहर रहता है और वो फिर घर में सोता है। एंड जस्ट इमेजिन ऐसे कितने बार कितने सारे फार्मर्स के साथ उनके लाइफ में हुआ रहेगा कि उन्होंने पूरा साल मेहनत किया, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हुए, एंड देन इंसेक्ट्स आए, तबाह कर दिया। अभी हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, लोकस्ट का अटैक हुआ, कितने सारे क्रॉप्स हुए, डैमेज हुए, सबने देखा था ना एग्जाम्पल्स। तो आज इतना ये चीजें नहीं आती है, सुनने में नहीं आती, क्यों, क्योंकि तब भी के जो क्रॉप्स थे दे वर नॉट डिजीज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब क्या, बर्दाश्त करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो तभी के क्रॉप्स उतने डिजीज रेजिस्टेंट नहीं थे। आज के क्रॉप्स देखो है, तो हमारे जो सीड्स है ना, न कि सिर्फ वो खाली यील्ड ज्यादा देते हैं बच्चों, यील्ड के साथ दे आर ऑल्सो डिजीज रेजिस्टेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन को भी रेजिस्टेंट है। पहले के टाइम हम जब बचपन में लिखते थे कि हाँ 3 सीजन है, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है और समर सीजन है। आज हम क्या बोलेंगे, भाई सीजन तो 3 है लेकिन होता कभी भी है। जैसे आपने देखा रहेगा 2-3 दिन पहले बारिश आ गई, है ना, बिकॉज हमारे वजह से, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन क्लाइमेटिक कंडीशन डिजास्टर होते जा रहा है ना। अभी उत्तराखंड में भी बाढ़ आई, हमने देखा, और ये कभी फरवरी के महीने में आ रही, जहाँ पे उनका टेम्परेचर सबसे कम रहता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है, हो रहा है, वी आर एट द, बोलते ना, वर्ज, कि जहाँ पे हमको डिजास्टर फेस करना पड़ेगा। बट एट दिस टाइम ऑल्सो अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा है, अगर डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स है ना, जो डिजीज कंट्रोल में हम ला पा रहे बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अभी ये अगर एक फार्मर, हम जब हमारे देश में हम क्या बोलते हैं, जय किसान जय जवान बोलते हैं। अगर फार्मर का क्या हो गया, अगर वैल्यू अगर इंक्रीज होता है ना, तो देश क्या होता है, वो भी आगे बढ़ता है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है ना। तो जब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, यील्ड बढ़ रहा है तो क्रॉप्स के क्या हो रहे, वैल्यू बढ़ रहे हैं। और मैंने बताया इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, एंड याद रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलोन वी आर द कंट्री who not only produces the food grains for 140 crore plus population, but at the same time it also imports to 21 different other countries what food grains, vegetables, fruits, and we are blessed। आप पूरे वर्ल्ड में जाके देखो, ऐसा आपको कौन सा कंट्री मिलेगा जिसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। वी हैव एवरी क्लाइमेट, हमारा मैप ही देखो कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। कोस्टल एरियाज हमारे पास है, ऊपर से हम देखेंगे, ठीक है, मैजेस्टिक हिमालय से स्नो है आपके पास, आपको हीट पूरा, अगर ऐसे आपको क्रॉप्स ग्रो करना है जो पूरा भर भर के हीट इलाके में पैदा होते हैं, तो राजस्थान है, राइट। कोल्ड आप बोलोगे तो स्नो हिसाब से देखो तो हिमालय से, है ना। बाद में आप देखोगे कि आपको कंटिन्यूस वेटेस्ट जगह चाहिए तो आपको नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप क्लाइमेट बोलो एंड यू विल गेट। वी आर सो ब्लेस्ड विद, बोलते ना, दिस क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द जोग्राफिकल कंडीशन दैट आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। सो लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट है, बराबर है ना, जब हम फोर्थ पॉइंट बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज व्हिच कैन विथस्टैंड वेरिएबल टेंपरेचर। वाटर स्ट्रेस सबसे बड़ा तो चीज यही है, वाटर स्ट्रेस। अभी जहाँ पे पॉपुलेशन 35 से 40 करोड़ था, आज उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका, मतलब ऑलमोस्ट, सॉरी 100 गुना नहीं, आपका और 100 करोड़ बढ़ गया है पॉपुलेशन, बट वाटर स्ट्रेस भी बढ़ गया।
आज के जो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है ना, याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स के बेनिफिट्स क्या है। तो इनके बेनिफिट ये है कि इनको कम से कम पानी लगता है, खराब से खराब क्लाइमेटिक कंडीशन को बेयर कर पाते हैं, इनको कम फर्टिलाइजर लगता है, एंड इनका ग्रोथ क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने कवर कर लिया। दिस वर द बेनिफिट्स। आर्सेनिक गेमिंग, क्या हो गया आर्सेनिक? ओके ठीक है, बराबर सुदर्शन। ठीक है, गुलफाम हमने लेसन नंबर 2 एंड 3 वापस मतलब इन स्टार्ट नहीं किया है। बच्चों ने क्या बोला था कि सर 8th चैप्टर स्टार्ट करो, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। ओके ठीक है, वी विल बी डूइंग। आप सिर्फ क्या करो, मैक्सिमम लोगों को लाइव में लेके आओ। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उनको लिए भी बेनिफिट रहेगा। अभी अगर मैं बात करूं कमर्शियल एप्लीकेशन, सर अभी आपने तो फूड ग्रेन्स की बात कर दिया, थोड़ा कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या पता है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना, तो लेट अस अंडरस्टैंड ये क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट आपका जो पार्ट है ना, दैट इज फर्स्ट इज हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। जब आप हाइब्रिड सीड्स की बात करते हो, देखो क्या लिखा है, जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑफ अ वेरियस क्रॉप्स। मतलब एग्जांपल में देखो, अगर मेरे पास है ना एक वैरायटी ऑफ एप्पल है, ठीक है बच्चों याद रखना, एक वैरायटी ऑफ एप्पल है जो क्या है, जिसका साइज बड़ा है, ठीक है, जिसका साइज क्या है, बड़ा है। मेरे पास दूसरा एक वैरायटी ऑफ एप्पल है जिसका साइज छोटा है, ठीक है, साइज क्या है, छोटा है। लेकिन यहां पे कैसा है, ये जो एप्पल है ना, इट इज स्वीट टू टेस्ट एंड इट इज लार्ज। मतलब एक जो वैरायटी है ना बच्चों, ये क्या है, बड़ा है एप्पल, और ये जो एप्पल है वो क्या है, स्वीट है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको क्या लगता है कि काश ऐसा कोई एप्पल हो जो लार्ज भी हो और स्वीट भी हो। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक थर्ड एप्पल ऐसा चाहिए, मतलब एक एप्पल ऐसा चाहिए विच विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ, इट वुड बी लार्ज ऑल्सो एंड इट वुड बी टेस्ट वाइज वो स्वीट भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं, हाइब्रिड, जो इन दोनों के सीड्स रहेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। जिस तरह से वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर मॉम एंड डैड, हमारे पास मॉम के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डैड के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उसी तरह से हम इन दोनों को मेट करेंगे, इन दोनों के सीड्स को, एंड व्हाट वी विल गेट इज द हाइब्रिड सीड। दिस हाइब्रिड सीड विल हैव द प्रॉपर्टी, वो लार्ज भी रहेगा और स्वीट टू टेस्ट भी रहेगा। समझा? ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट समझा आपको, जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स, इन दोनों के जीन्स को हम लेंगे, इनको हम क्या करेंगे, रिकंबाइन करेंगे, और हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिड सीड मिलेगा, जिसमें आपको दोनों प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। सेकेंड वाला हम बात करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसको याद कैसे रख सकते हो, कोड वर्ड क्या है, जीएमओ या फिर गुड मॉर्निंग याद रखना, बट एग्जाम में प्लीज गुड मॉर्निंग लिख के मत आना, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग का नाम खराब होगा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसमें क्या है, क्रॉप्स डेवलप विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कुछ समझो, एक फॉरेन जीन की बात कर रहा हूं, है ना, आपके पास एक डीएनए है, एक कोई क्रॉप का डीएनए है, ठीक है। अभी इस क्रॉप में क्या होगा, आपको ना एक एक्स्ट्रा वैरायटी चाहिए, ठीक है, एक आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वैरायटी चाहिए। जैसे मैं समझो इसका एग्जांपल लेता हूं, ये एप्पल था लार्ज वाला, मुझे इसमें ना स्वीट टेस्ट के लिए एप्पल चाहिए था, तो मैंने क्या किया, स्वीट टेस्ट का समझो जो जीन रहेगा ना, ये जीन मेरे लिए क्या रहेगा, फॉरेन जीन रहेगा, क्या रहेगा, फॉरेन जीन। तो ये फॉरेन जीन को मैं इंसर्ट करूंगा, मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया, तो अब मेरे पास जो एप्पल रहेगा बच्चों, वो एप्पल कैसा रहेगा, सीधी बात है, वो लार्ज भी रहेगा और स्वीट भी रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको जीन लेवल पे मैंने मॉडिफाई किया, तो आगे जाके जितने भी एप्पल्स आएंगे सबके सब ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि डीएनए में मैंने चेंजेस किया है। मैंने चेंजेस कहां पे किया है, डीएनए में किया है। सर कोई और एग्जांपल दो, ठीक है, चलो एप्पल का हो गया। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो
टोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं टोमेटो की बात करता हूँ, अगर आपने कभी नोटिस किया, अभी आप कभी गाँव जाते हो तो गाँव में आपने अगर टमाटर खाए रहेंगे टोमेटो, तो वो थोड़ा खट्टा मिलता है, वो आपको पूरा लाल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप मिलता है, एंड उसका टेस्ट अलग होता है। और जब हम यहाँ पे मुंबई में या फिर हम जब सिटीज एरिया में हम जब टोमेटो खाते, आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स में वो खट्टापन आपको नहीं आता है। ऑब्जर्व क्या कभी बच्चों, वो खट्टापन नहीं आता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिटीज में हमको जो भी टोमेटो मिलेंगे ना, ऑलमोस्ट इट विल भी पूरा रेड रहेगा, लार्ज रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। मीन्स बेसिकली अगर हम टोमेटो की बात करें, इवन बनाना, अगर आप याद करो बचपन में जब हम लोग बनानास खाते थे, इट वॉज ग्रीन इन कलर, है ना वो एक। और या फिर गांव में आप जाओगे तो आपको फ्रेश पके हुए बनाने मिलेंगे, लेकिन अभी आपके जो बनाना आते वो आपके येलो कलर के होते, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जीन्स लेवल पे क्या किया, उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। हम उनको क्या करते, हम उनको पकने देते नहीं है, हम उनके जीन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, समझो यहाँ पे मैंने एक जीन ले लिया, समझो यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द फ्रूट राइपनिंग, फॉर द फ्रूट राइपनिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? इनएक्टिव। समझ रहे हो? मतलब आपके पास एक फ्रूट है, ठीक है, एक टोमेटो वाला फ्रूट है, उसमें आपने क्या किया, ये जो जीन है वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? टोमेटो को राइप करने के लिए, राइप मतलब पकने के लिए। अब मुझे बताओ, उसका जीन को तुमने इनएक्टिव किया तो जितने भी टमाटर पैदा होंगे, जो आएगा प्रोडक्शन, वो सब क्या रहेंगे? कच्चे रहेंगे, ग्रीन कलर के रहेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ बच्चों कि जब टमाटो का प्रोडक्शन होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में जब होता था प्रोडक्शन, टोमेटो हो गया, इवन बनाना हो गया, ये सब कैसे आपको पता है ना, जब इसको हम एक्सपोर्ट करते, समझो टोमेटो ना, मुझे तमिलनाडु में मैंने टोमेटो प्रोड्यूस किया था, और वो टोमेटो मुझे महाराष्ट्र लाना था, और वो सारे टोमेटो पक गए थे। महाराष्ट्र आते आते, मेरे घर पे आते आते हम ऐसा हो गया कि टोमेटो केचप बन गया। क्यों? पका हुआ था, तो इतना ट्रांसपोर्ट में होगा कि नहीं प्रॉब्लम। तो टन्स ऑफ टन्स क्या होते थे आपके फ्रूट्स, इवन वेजिटेबल्स वेस्ट होते थे, समझा? वेस्ट होते थे। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया, हमने बोला कि क्यों ना इनके जीन लेवल पे इनको पकने देते नहीं है, कच्चे रहेंगे तो ज्यादा टाइम टिकेंगे। इफ यू हैव वेंट विथ योर मॉम फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है, ग्रोसरीज लेने अब गए, तो मम्मी हमेशा क्या चूज करती है, अच्छा ये जो सब्जी थोड़ा कड़क है तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम टिकेगा, तो टोमेटो चलो थोड़ा कच्चा लेते हैं, तो धीरे धीरे पकेगा। अब बोलोगे सर ये तो आपने जो टोमेटो की बात की, आपने जो बनाना की बात की, ये तो पकेंगे नहीं। हाँ, नहीं पकेंगे, क्योंकि इनके जीन में हमने पकने को जो चीज़ है उसको इनएक्टिव किया है। तो हम क्या करते, फिर बाहर से वी हैव स्प्रेस, राइट, वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जिसकी वजह से हम इनको क्या करते, पकाते। तो इसके लिए आपने देखा रहेगा, जब वो टोमेटो जब हम यूज लाते मार्केट में, अभी तमिलनाडु या फिर समझो हैदराबाद, जहां से भी आया था टोमेटो, बनानास, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, केरला से बनाना यहाँ पे आ गया। अब वो बनाना को उन्होंने क्या किया, स्प्रे कर दिया, किससे? इथिलीन से आप स्प्रे करो, बिकॉज इथिलीन इज द एंजाइम जो फ्रूट राइपनिंग करता है, ठीक है। वो आपके 9th में आपने अगर पढ़ा रहेगा तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऐसे आपके हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन आपने स्प्रे कर दिया तो हो गया, आपके फ्रूट्स क्या हो गए, पक गए, और वो फ्रूट्स को आप क्या कर सकते हो, फिर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप देखोगे जो बनाना सबको मिलता है, हमको लगता है ये तो कच्चा है, बाहर से येलो दिखता है, ये इसको 3-4 दिन जाएगा पकने में, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं पूरी तरह से पक जाता है, ठीक है। एक नुकसान इससे है कि हम फ्रूट्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते, बट इतना है कि फ्रूट्स के टन्स ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, वेस्टेज होने से बच जाते। तो ये एप्लीकेशन समझा सबको? ये एप्लीकेशन समझा सबको? एवरीवन? मैंने इथिलीन बताया, इथिलीन ऐसा अगर तुम मुझे पूछोगे सर हार्मफुल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में येस इट्स हार्मफुल, क्योंकि आप केमिकल से आप क्या करते हो, आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। बट हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, वाई? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। इसके लिए आपने टीवी में भी एड्स देखा रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम अपने फ्रूट्स खुद बनाते, हम अपने वेजिटेबल्स खुद कल्टिवेट करते, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, सुना है ना ये सब। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इंप्रूव करने लोग बोल रहे हैं, लोग क्यों बोल रहे हैं अपने घर के बाहर गार्डन लगाओ, उसमें फ्रूट्स ग्रो करो, उसमें वेजिटेबल्स ग्रो क्या करो, ताकि उसको केमिकल मुक्त रहे। समझा? समझा बच्चों? आर्सेनिक गेमिंग इकडे लक्ष द्या कृपा करून प्लीज। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो क्रॉप्स डेवलप विद द डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया। तो अभी वीड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वीड्स, तो बच्चों वीड्स क्या होता है?
नॉर्मली वीड बोले तो आप आज के टाइम में हम बोले तो हम ड्रग्स के हिसाब से बात करते हैं वीड्स, बट मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपके घर के बाहर ना कोई प्लांट ग्रो हो गया है, भले वो सीमेंटिंग आपका ले रहे बट घर के बाहर प्लांट ग्रो हो गया है, उसको फिर वो प्लांट को कट करेंगे फिर वापस ग्रो हो जाता है, देखा है कभी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो ऐसे प्लांट्स जो हमको डिजायर्ड नहीं है ना, हमको नहीं चाहिए वो सिचुएशन में वो ग्रो हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं? वीड्स। अ प्लांट which grows at the undesirable place। ठीक है, अब इसमें ना ध्यान देना बच्चों, टाइम पास नहीं है, इसमें ध्यान देना। अब आप बोलोगे हाँ सर तो ये वीड्स क्या रहेंगे, ऐसे प्लांट्स रहेंगे ना जो बोलते हैं ना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उल्टा हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे। कौन से सेंस में? अगर समझो मेरे पास है ना, मेरा एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड में क्या है, मैंने इस लैंड में क्या किया, मैंने डिफरेंट क्या वो फ्लावर्स को क्या क्या ब्लूम करने की बहुत मेहनत किया है। अब उसमें समझो कोई वीड प्लांट ग्रो हो गया, बीच में कोई ऐसा वीड प्लांट ग्रो हो गया जो मुझे नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो मेरे सॉइल का जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशन है, वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा, और मेरे जो मेन प्लांट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, डैमेज हो जाएंगे, और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज ये जो प्लांट है जो उसको बुलाया नहीं है, वो दूसरे मेरे मेन प्लांट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, वीड्स हुआ। हमारे घर के बाहर जो प्लांट ग्रोथ है वो भी वीड्स हुआ। तो हमको क्या लगेगा, एक बच्चों को माइंडसेट में बैठ जाता है वीड मतलब ऐसा प्लांट जो मतलब खराब होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है ना एक गार्डन है, ठीक है, उस गार्डन में मैंने रोज प्लांट ग्रो किया है। कौन सा प्लांट ग्रो किया है? रोज प्लांट ग्रो किया है। अब उस रोज प्लांट में बच्चों याद रखना, उस रोज प्लांट में ना समझो सनफ्लावर आपका प्लांट भी ग्रो हो गया, तो सनफ्लावर इज नॉट अ बैड प्लांट, है ना, ऐसा प्लांट नहीं कि जो यूजफुल नहीं है, बट फॉर मी आई डोंट वांट दैट प्लांट, सो आई कैन कंसिडर दैट सनफ्लावर प्लांट ऑल्सो वीड। मीन्स एक ऐसा प्लांट जो एक अनडिजायरेबल जगह पे आता है एंड यू आर नॉट डिजायरिंग दैट प्लांट, उसको हम बोलते हैं वीड्स। समझा? तो वीड्स को भी अभी होता क्या है, हम बोलते हैं एक काम करो सर, वीडिसाइड्स, जैसे इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड्स मारता है, पेस्ट को पेस्टिसाइड मारते हैं, है ना, तो उस तरह से क्या होता है, फंगस को फंगिसाइड मारते हैं, तो उसी तरह से वीड्स को मारने के लिए हम यूज क्या करते हैं, वीडिसाइड्स। क्या करते हैं? वीडिसाइड्स। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ढूंढ के निकाल के मारना, पता है इनको जस्ट उखाड़ना खाली काफी नहीं है, उखाड़ने के बाद उस जगह को जलाना पड़ता है, उसके जो बल्ब, उसके जो रूट्स है उसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है, तब जगह वापस नहीं आता, और इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वीडिसाइड्स जब हम स्प्रे करेंगे या फिर वीडिसाइड जब हम ऊपर से फेंकेंगे तो हमारे एक्चुअल प्लांट्स को भी अफेक्ट होगा, हाँ ना। तो हमारे जो एक्चुअल प्लांट्स रहेंगे उनके जीन लेवल पे उनको इतना मॉडिफाई करते हैं कि जब हम ऊपर से जब वीडिसाइड स्प्रे करते तो सिर्फ और सिर्फ वीड्स प्लांट जो रहेंगे वो गायब होंगे, वो मरेंगे, हमारे जो मेन प्लांट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं होगा। मेन प्लांट्स को अफेक्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज उनके जीन लेवल पे मैंने उनको मॉडिफाई किया है, so that they will not get affected by insecticides, weedicides. Am I clear? Exactly. Weeds compete with my own plants to get all the nutrition. समझा? Unnecessary growing plant. Okay. Are hybrid crops healthy for human body? See, the main concern is it's not that कि it's unhealthy, healthy है, ऐसा नहीं है, बट अगर हम इसको प्योरिटी के सेंस में देखेंगे ना तो बोलते ना कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे कि हम जो फ्रूट्स, हम जो वेजिटेबल्स यहाँ पे खा रहे वो सर पूरी तरह से प्योर है, तो नहीं सर, नहीं होंगे प्योर, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करना, ऐसा तो नहीं ना कि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इंडिया का मैप भी बढ़ रहा है, नहीं ना, कि चलो इधर का थोड़ा एरिया मिल जाए, उधर का थोड़ा एरिया मिल जाए, है ना, इस दीवार को खसका के आगे वाला प्लांट एरिया ले ले, नहीं ना। इंडिया का मैप उतना ही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो फील्ड कम हो रहे ना बच्चों, फील्ड कम हो रहे, तो वी हैव टू यूज द केमिकल्स। और बायो टेक्नोलॉजी का अच्छा एडवांटेज क्या पता है, केमिकल्स को कम से कम यूज कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग जीन्स लेवल पे मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि भाई कल्चर करना, ग्रो करना, काम करो, केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करो, इट वुड मेक द सॉइल सैलाइन। आज बायो टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम क्या हो रहा है, हम जीन के लेवल पे इतना मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम इसको यूज कर पा रहे अच्छे से। तो समझा? अगर आप बोलोगे सर ऐसा हमको अगर लाइफ टाइम अगर हेल्दी रहना है तो हम क्या करेंगे, जैसे गांव वाले को देखो, जो गांव में रहते हैं वो लोग जो एक्चुअली अनाज उगाते हैं वो क्या होता है, दे आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स, मोस्ट ऑफ देम।
राइट, तो उनका हेल्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप जीएमओ क्रॉप को कंपेयर करो विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ट, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना एक्सपेंसिव होता है, उतना उसमें टाइम भी लगता है, एंड वी आर सच काइंड ऑफ पीपल हु वांट एवरीथिंग इन एट अ फास्टर रेट, सो कंपैरेटिवली